हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कारी अ 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट। कारी जो है वो 5 महीने का छोटा सा बेबी है। लिप्स एंड ग्रोन अप विथ हिज 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर, जो कि एक 9 ईयर जो एथर है, जो 9 ईयर ओल्ड है, उसके साथ वो बड़ा हुआ है। कारी डज नॉट ईट मच। जो कारी वो ज़्यादा नहीं खाता है, केवल 16 किलोग्राम्स डिलीशियस ट्विक्स खाता है एक दिन में। वो बहुत ही ज़्यादा खेलता कूदता हुआ और सेंसिटिव यानी भावनात्मक तरीके से बहुत ही अच्छा है। कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। कारी जो है उसने एक डूबते हुए लड़के की जान बचाई है। कारी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। जो कारी था, उससे वो जो एक कारी था वो एक एलिफेंट है जिसको 5 महीने का जब था उसे मुझे देखभाल के लिए उसने मतलब कि जो एथर कहता है कि मैंने उसे रखा था। आई वॉज 9 ईयर ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक आई इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। जब मैं 9 ईयर्स ओल्ड था तो मैं सिर्फ उसके बैक यानी उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था। जब मैं टिप्टो यानी कि जब अपनी उंगलियों पर खड़े होकर के जब मैं खड़ा होता था तब उसके सिर्फ बैक तक ही पहुंचता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स। वो 2 ईयर्स में कितना बड़ा हो गया वह पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ। सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना। वी ग्रू टुगेदर, हम जो हैं साथ बड़े हुए हैं। दैट इज़ प्रॉबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टाल ही वाज। मतलब कि उसने कभी देखा ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी जल्दी इतना बड़ा हो गया और लंबा हो गया। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, जो कि वो जो कारी था वो पवेलियन में रहता था। अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। जो कारी था वो एक खरपतवार की जो रूप से बना हुआ था उसमें रहता था और उसके जो स्टम्प्स लगे हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा मोटे थे वहाँ, ताकि जब कारी जो है उस पे बम्प करे तो वो गिरे ना। जो कारी था उसने एक बार एक लड़के की जान बचाई थी। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। जो कारी है वो ज़्यादा नहीं खाता था, केवल 40 पाउंड्स ट्विग खाता था एक दिन में, चबाता था उसे और उसके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। इन जो प्रत्येक दिन मैं क्या करता था, जो एथर हैं कहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन उसे रिवर के पास न रोज़ सुबह नहलाने के लिए लेकर जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैग वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन हावर। लगभग 1 घंटे जो था वो रिवर पे जाकर के सैंड पे जाकर के लेट जाता था और मैं 1 घंटे उसको रब करता रहता था बालू से। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब वो लगभग बहुत समय बाद जब वो वहाँ से उठता था, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। वो जब वहाँ से उठता था उसका जो स्किन होती थी ऐसे साइन करती थी जैसे कि एबोनी जो ट्री होता है उसके जैसे। एंड ही वुड सिक्वल, और वो चिल्लाता था खुशी के साथ। आई एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और जब वो वापस जब निकलता था वाटर से, देन आई वुड टेक हिम बाई द एयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। और मैं उसका जो ईयर कान पकड़ करके आसानी से उसे लेकर जाता था, क्योंकि जो अगर एलिफेंट के कान को पकड़े तो वो बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लिसीसियस ट्विग फॉर हिज डिनर। और उसके बाद में मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ करके जंगल में चला जाता था उसके लिए नरम ट्विग्स लाने के लिए, उसके डिनर के लिए। ऑन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज़ टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और जो उसे ट्विग्स काटनी होती थी उसके लिए एक बहुत ही नुकीली कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है। इट टेक्स हाफ एन हावर टू शार्पन द हैज बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। जो कुल्हाड़ी थी उसे लगभग आधे घंटे तक शार्प करने का, जब उसे नुकीली करने में लगभग आधे घंटे का समय लगता था, क्योंकि जो ट्विग्स होती थी बहुत ज़्यादा प्रकार की होती थी और उसे केवल नरम जो ट्विग्स होती थी उसी को ही खाता था। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी। ये बहुत ही आसान काम नहीं था जो कारी के लिए ट्विग्स को इकट्ठा करना। सैपलिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना।
I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs. उसे सभी प्रकार के जो ट्रीज थे उस पे चढ़ना पड़ता था उसके लिए, कारी के लिए अच्छी सी टहनियाँ लेने के लिए, नरम टहनियाँ के लिए. As he was very found on of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and ब्रांचेस. और उसे यंग ब्रांचेस जो थी उसे लेने के लिए उसे बनियान ट्री पे चढ़ना पड़ता था, कैथेड्रल की लीव्स को लेता था. आई वॉज गैदरिंग सम ऑन स्पेरिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हेard कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. और एक बार क्या हुआ, जब मैं उसके लिए ट्विक्स को इकट्ठा कर रहा था तो बसंत का दिन था, मार्च का महीना था. अचानक कारी ने मुझे बुलाया कुछ ही दूरी पर. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा बुला रहा हो. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम. और मुझे ऐसा लगा कि उसे कोई हर्ट कर रहा होगा. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट बट ही वॉज नॉट देयर. और मैं जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था उससे जल्दी से उतरा और उसके बाद में दौड़ते हुए जंगल के किनारे गया जहाँ पर मैंने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला. आई लुक्ड ऑल ओवर. और चारों तरफ उसने देखा बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. और मैंने लेकिन उसे नहीं पाया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर. और मैं जब वाटर के किनारे, जहाँ पर वो जो तालाब था वहाँ के तालाब के जब किनारे गया, एंड आई सा a black something struggling above its surface. और उसने वहाँ पर पाया कि सरफेस पे, वाटर सरफेस पे जो ऊपर वाला था, ऊपर वाले पोर्शन पे कुछ तैर रहा था ब्लैक सा. देन इट रोज हाइयर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और उससे फिर पता लगा कि वो कारी, मेरी जो हाथी है, एलिफेंट है, उसी का ट्रंक है. आई थॉट ही वाज ड्रॉनिंग. और मैंने सोचा कि वो डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than. और मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मैं वाटर में कूद करके, जंप करके उसे बचा नहीं सकता था क्योंकि वो लगभग 400 पाउंड का था, मुझसे कहीं ज़्यादा भारी. बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही काट माई आई ही बिगन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू सोर. और वो जो था वो मेरी, मतलब कि उसका जो बॉडी था पूरा वो मूवमेंट कर रहा था, वाटर में तैर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था और वो मुझे देख रहा था. देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड आई फील इनटू द स्ट्रीम. और उसके बाद में वो, उसने जो कारी था, उसने मुझे वाटर में धकेल दिया और मैं तालाब में गिर गया. आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. और फिर मैंने वहाँ पर देखा रिवर के बॉटम में कि एक लड़का लेटा हुआ था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट ही सम हॉट अ फ्लड. और वो ज़्यादा पूरा बॉटम में नहीं टच हुआ था, ऊपर थोड़ा बहुत तैर रहा था. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचिंग आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. और उसके बाद में जब मैं वाटर सरफेस पे, मतलब नीचे गया, तो सांस लेकर के जब मैं नीचे गया तो कारी जो था उसे पकड़े हुए था और उसका जो पैर था वो पूरी तरह जो रिवर था उस पर लेटा हुआ था और उसका हाथ उठा हुआ था जैसे कि वो वेट कर रहा हो कि मैं उसके हाथ को पकड़ करके निकालूं. आई डिवाइड डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय टू द सरफेस बट. और उसके बाद में, नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, वो अच्छा स्विमर नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, पैरों को नीचे की तरफ किया और वो सरफेस पे चला गया. आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्राइंग मी डाउन. और वो अच्छा स्विमर नहीं था, इसलिए वो जो था वो नीचे की तरफ ही जा रहा था. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द इन द करंट कारी वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरियस. जो कारी था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा था, लेकिन सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम halfway into the water where I saw him stretch out his trunk. और उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक जो था वो हॉक जैसी एक आवाज़ आई और उसके बाद में वो नीचे चला गया और भी नीचे चला गया. आई रेस्ट अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. और उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया लेकिन वो स्लिप कर रहा था नीचे की ओर ही. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन बट
वो फिर से जो था वाटर में फिर से गिर गया। और इस बार जो था इस टाइम जो था उसने पाया कि वो ज़्यादा नीचे गहराई में जो बॉटम है रिवर का उससे ज़्यादा नीचे नहीं गया, ज़्यादा गहराई में नहीं है। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन नैरो। और उसके बाद में उसने अपने पैरों से ऐसे किक किया और वो ऊपर आ गया, जैसे कि कोई एरो आती है वैसे ही वो उसी की तरह बिल्कुल ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राइंग बाय विथ माई हैंड। और उसके बाद में उसने जो जिस बॉय को पकड़े हुए था हैंड में उसे ऊपर की तरफ आकर निकाला। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर आई फेल्ट अ लैशो मिस होता है चिपचिपा अराउंड माई नेक। और उसके बाद में उसके नेक के पास एक चिपचिपा सा कुछ ऐसा उसे फील हुआ कि उसके लपेटे हुए है। दिस फ्राइटेंड मी, और उसने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू सॉलो मी, और उसने सोचा कि कोई वाटर एनिमल है जो कि मुझे अभी निगल लेगा। आई हेard कारी सिक्वेलिंग, और उसके बाद में कारी चिल्लाया। सिक्वेलिंग मीन्स होता है चिल्लाना। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक ही पुल्ड हिज अस बोथ सोर। और उसके बाद में मुझे पता चला कि ये कारी का ट्रंक है जो कि मेरे गर्दन के चारों तरफ लपेटे हुए है। और ऐसे उसने दोनों को बाहर निकाल दिया। कारी वाज लाइक अ बेबी, कारी जो है एक बच्चे की तरह ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी ही वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। कारी जो है एक बच्चे की जैसी है, अगर उसे ट्रेन किया जाए, अच्छे से बताया जाए तो वो अच्छे से बातें करेगा, वरना नहीं करेगा, वो शरारत बहुत ज़्यादा करेगा और मिसचीफ बिहेव करेगा। फॉर इंस्टेंट वन डे, एक बार की जो एग्जांपल दिया गया है कि एक बार क्या होता है समबडी गेव हिम सम बनानाज टू ईट। एक बार क्या होता है कि जो कारी होता है वो कुछ बनानाज खाने लगता है। वेयर सोन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर हिज राइप बनानाज वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। जो एक बड़ी सी प्लेट में, विंडो के पास में एक टेबल पर बड़ी सी प्लेट में डाइनिंग रूम में राइप पके बनानाज रखे हुए थे। One day all bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house। एक दिन क्या हुआ कि जो सारे बनानास थे वो गायब हो गए, और जो फैमिली थी, मेरी जो फैमिली थी, उसने ब्लेम लगाया कि जो सर्वेंट हैं उन्होंने सारे घर में जो बनाना रखे हुए थे उसको सारा खा लिया, फल को। ए डेज, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि फिर से जो थे फ्रूट वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और उसके बाद जो दूसरी बार जब फ्रूट जब गायब हो गए तो इस बार जो था ब्लेम वो मुझ पर लगाया गया, और मुझे पता था कि ये काम मैंने नहीं किया है। इट मेड बी मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। और उसके बाद में उसके जो पेरेंट्स थे और जो सर्वेंट्स थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि इसने जो थे सारे फ्रूट्स को ले लिया। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, और अगली बार जो था वो जब फ्रूट डिसअपियर्ड हो गया तो आई फाउंड अ बनाना आल स्मैश्ड अप इन कारी पवेलियन। और इस बार पाया उसने कि एक बनाना था जब वो कारी जो था, जब वो अथर था जो कारी के पवेलियन में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कारी के पवेलियन में बनानास के छिलके पड़े हुए थे। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, और उसके बाद इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। For I had never seen fruit there and as you know he had always lived on tube। उसने कभी नहीं देखा था कि वो कभी फल खाता, उसने हमेशा ही देखा था कि उसके पवेलियन में हमेशा ट्विग्स ही रहती थी। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit ऑन द फ्रॉम द टेबल, उसने डाइनिंग रूम में जब बैठा हुआ था उस बहुत ही आश्चर्य से देखा कि जो फ्रूट्स टेबल से कौन उठाता है बिना पेरेंट्स की, बिना उसके माता पिता की परमिशन की। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक, वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी जैसे कि कोई स्नेक हो। सडनली केम थॉट द विंडो एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानाज, और उसके बाद में अचानक आता है विंडो से और सारे बनानाज को लेकर के गायब हो जाता है। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would snake in a take fruit।
उसने कभी भी नहीं देखा था कि जो स्नेक होते हैं वो भी बनाना फ्रूट्स को खाते हैं। और वो बहुत ही भयानक जो स्नेक था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो घर से अपने रूम से बाहर निकला और घर से जल्दी से दौड़ करके बाहर आया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस। उसने सोचा कि ये फिर से हाउस में आएगा, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ अस, और ये सारे फ्रूट को खा जाएगा, इसलिए मुझे इसे मार देना चाहिए। एज आई वेंट आउट, और वो तुरंत बाहर आया। आई सा कारी बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। और उसने देखा कि जो कारी था वो जल्दी से जा रहा था और वो वहाँ से गायब हो रहा था। आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर अप मी अप। और वो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए उसे उसकी कंपनी की ज़रूरत हुई। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। वो जल्दी से पवेलियन में गया और वहाँ पे उसने देखा कि वो जो कारी था वो बनानाज को खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन astonishment, the bananas were lying strewn all around him। और उसके बाद में उसने जब वहाँ पे पहुँचा तो स्ट्रून मीन्स होता है फैलाना। वो वहाँ पे जब पहुँचा तो वहाँ पे देखा उसने कि बनाना जो थे उसके छिलके पड़े हुए थे आसपास। ही stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। और वो एक एक करके वहाँ से खा रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। जो इसका ट्रंक था कारी का, वो बिल्कुल एक ब्लैक के स्नेक जैसे, काले सांप के जैसे दिखाई दे रहा था। एंड आई रियलाइज दैट कारी वाज द थीप। और उसे पता चला कि वो कारी था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयफुल showed my parents that it was कारी and not I that had taken all the fruits these many weeks। और उसके बाद में मैं उसे उसके कान पकड़ करके खुशी से उसे लेकर जा रहा था अपने माता पिता के पास, बताने के लिए कि जो सारे फ्रूट्स थे वो मैं नहीं खा रहा था, कई हफ्तों से कारी उसे खा रहा था। देन आई स्कोल्ड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन एंड आई सेड टू हिम। और उसे मैंने एक बच्चे की तरह बिल्कुल समझाया। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टेलिंग फ्रूट यू विल बी बीप्ड। और उसके बाद में अगर तुमने नेक्स्ट टाइम फ्रूट्स को खाया तो तुम्हें ज़रूर डांट पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वेयर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स। और उसके बाद में सभी लोग जो सर्वेंट्स थे वो सभी लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। ही प्राइड वाज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। और उसके बाद में उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ नहीं उठाई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज सिक्वल्ड एज इफ टू थैंक देम। और उसके बाद में किसी ने भी अगर उसे फ्रूट्स दिए तो उसे हमेशा थैंक उससे बोला जाएगा। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। और उसने जो गलती की थी उसके लिए उसे पनिश किया गया। अगर कोई भी उसे बिना रीज़न के अगर उसे पनिश करता है तो वो दूसरी बार वो याद करके दूसरी बार उससे ज़रूर बदला लेता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन। जो एलिफेंट होता है उसे सिखाना पड़ता है कि उसे कब बैठना है और कब चलना है, और कब उसे तेज़ी से चलना है या फिर कब उसे जब उसे धीमे चलना होता है। यू टीच हिम दीज थिंग एज यू टीच अ चाइल्ड। और उसे पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर। और जब उसे आप धत कह करके उसके कान पकड़ेंगे तो वो समझ जाएगा कि उसे बैठना है। और अगर आप उसे माली कहेंगे तो वो माली जब उसकी ट्रंक को इधर उधर करेंगे तो समझ जाएगा कि उसको सिग्नल मिल जाएगा एक कि उसे चलना है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। जो कारी था उसे माली कहने में लगभग 3 लेसन का टाइम लग गया। बट इट टुक हिम देयर 3 वीक्स टू लर्न धत। और उसे लेकिन जो धत सीखने में लगभग 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन एंड यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टैट टू सिट डाउन। जो उसे सिखाया, अगर उसे बैठने के लिए ना सिखाया जाए तो आप क्या जानते हैं कि क्या होगा, कि अगर आप उसे बैठने के लिए नहीं सिखाएंगे, बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर देन यू टेक केयर ऑफ हिम। अगर वो बड़ा होता जाएगा और भी बड़ा होता जाएगा तो आप उसके ऊपर कैसे बैठेंगे 3 साल में, और 2 या 3 साल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर। आप उसके बैक तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप सीढ़ी लेकर चलेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह उस पर सीढ़ी को लेकर के उसके पास जाएं बैठने के लिए। आप हर जगह सीढ़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है एलिफेंट्स को मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। इन्हें जनरली लगभग
5 साल लगते हैं इसको सिखाने में। द मास्टर कॉल इज़ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। जो मास्टर कॉल होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड, जैसे कि कोई टाइगर होता है वो फिश की आवाज़ निकालता है, टाइगर डराने के लिए चिढ़ाते हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नोज इन हिज ईयर एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अगर आप उसे सिखाए रहेंगे मास्टर कॉल तो वो क्या क्या आपके लिए हेल्प कर सकता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव यू, डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अगर आप किसी जंगल में कहीं पे खो जाएं, आपको निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता न रहे, तो वो आपके लिए जो स्टार्स रहेंगे, जो तारे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएं, आप वहाँ पे डरने लगें, कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और आप यहाँ पे डरने लगे, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक। और उसके बाद में मास्टर कॉल जो होता है, अगर आप उसे सिखाए रहेंगे तो वो जो एलिफेंट होगा वो सारे पेड़ों को एक एक करके अपने ट्रंक से गिराने लगेगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और जो एनिमल्स रहेंगे, सभी जानवर जो रहेंगे, वो डर करके उसके रास्ते से भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन। और वो सारे पेड़ों को तोड़ फोड़ करके गिरा देगा। और जो मंकी रहेंगे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर सोते वक्त सोते रहते हैं, जो वो भाग जाएंगे, वहाँ से भाग जाते हैं। यू कैन see them in the moonlight and you can almost see the stacks running in all direction below। और जो 12 stacks मीन्स होता है 12 सिंह जो होते हैं, वो चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। यू कैन हेयर द ग्रोवल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और जो टाइगर्स रहेंगे वो इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ सुन करके वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और उसके बाद में जो एलिफेंट होता है एक एक करके सारे पेड़ों को गिरा देता है। सून यू विल फाइंड दैट द ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और वो जल्दी एक रोड बना देगा आपके घर की तरफ, बिल्कुल सीधे में, जिससे आप एक सीधी रास्ता बना देगा, जिससे आप तुरंत अपने घर पे पहुंच जाएंगे। इसके राइटर हैं धान गोपाल मुखर्जी। तो गाइज़ आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।